हेलो एवरीवन, हमारा चल रहा था एनवायरनमेंट में लास्ट हमने कर लिया था फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के कारक, जहाँ पे आपका बायोटिक अबायोटिक सारा कंप्लीट हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? भूतापीय कारक या भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, जियोथर्मल पावर, या इसको हम कह देते हैं जियोथर्मल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो उसको करने से पहले आप एक चीज़ समझिए कि भूतापीय कारक क्या होते हैं, भूतापीय ऊर्जा होती क्या है। पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जियोथर्मल होता क्या है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? जियोथर्मल। क्या रहेगा? जियोथर्मल से क्या समझ में आ रहा है? जियोथर्मल, जिसको हम क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। जियोथर्मल दो वर्ड से मिलकर बना है। किससे? जियो प्लस थर्मल से। थर्मल हम किसके लिए यूज करते हैं? गर्म उष्मा के लिए करते हैं, गर्म उष्मा। और जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। तो हम इसको सिंपल क्या कह सकते हैं? पृथ्वी के अंदर की गर्मी। जियोथर्मल का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के अंदर की गर्मी क्या होती है? जियोथर्मल। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब जमीन के अंदर से अपने आप गर्म पानी निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जियोथर्मल कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें जियोथर्मल की, तो सिंपल होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त ऊष्मा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय यानी कि जियोथर्मल एनर्जी हम उसको बोलते हैं। तो हम क्या लिख देंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त ऊर्जा या प्राप्त ऊष्मा को भूतापीय, या आप इसको क्या कह सकते हो? जियोथर्मल ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना? क्या होता है जियोथर्मल? जियो प्लस थर्मल से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है? पृथ्वी के अंदर की गर्म उष्मा या गर्म ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? जियोथर्मल कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त उष्मा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अभी देखो, हमारी अर्थ के अंदर क्या है? हमें पता है मैग्मा भी है। मैग्मा क्या होता है? बहुत गर्म होता है, और जब पानी नीचे जाता है, नीचे जाके गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से गर्म पानी में हमेशा क्या बनती है? आप अगर गैस पे कोई भी टोपिए में या किसी पतीले में पानी भर दो, पानी भरने के बाद आप उसको गर्म करो तो आपको क्या दिखता है? भाप निकलती दिखती है, स्टीम निकलती दिखती है। वही स्टीम क्या होती है? आपकी जियोथर्मल होती है। उसी स्टीम को क्या बोलते हैं? जियोथर्मल होते हैं। अगर आप नहीं समझ रहे तो अभी हम समझते हैं कि देखो, मान लो ये हमारा सरफेस है, ये हमारा क्या है? अर्थ का सरफेस है। ये हमारे अर्थ का सरफेस है। इसको हम क्या कहते हैं? सरफेस ऑफ द अर्थ मान रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसको? ये हमारी क्या है? अर्थ है। ये हमारा अर्थ का क्या है? सरफेस है। क्या है? सरफेस है। अब देखो, फिर हमारे इस सरफेस के नीचे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? ये हमारे सरफेस के नीचे क्या है? रॉक्स हैं। क्या है? रॉक्स हैं। क्या है? रॉक्स, यानी कि पत्थर हैं। फिर देखो, पत्थर हैं तो क्या है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे ये आपका हॉट रॉक्स हैं। यहाँ पे क्या है? हॉट रॉक्स कह लो, या हम इसको कह देते हैं यहाँ पर क्या है? आपका मैग्मा है। क्या है? मैग्मा। अब देखो, अब क्या होता है? इस मैग्मा से पानी, कलर चेंज करूं तो यहां से हमारी सरफेस पे से पानी नीचे जाता है। पानी ये नीचे आ रहा है। ये क्या आ रहा है? पानी। ये पानी यहां पर आ रहा है। ये क्या है? आपका वाटर। पानी नीचे आ रहा है। ये कौन सा पानी है? ये आपका कोल्ड वाटर है। कौन सा है? अगर मैं इसको डार्क कलर में लिख दूं, वाटर है, बट कौन सा वाटर है? कोल्ड वाटर है। कौन सा वाटर है? कोल्ड वाटर नीचे जा रहा है। अब जब ये कोल्ड वाटर नीचे जा रहा है, यहाँ पे ये ठंडा पानी नीचे जा रहा है, पर यहाँ पर क्या है? आपकी हॉट रॉक्स हैं और आपकी मैग्मा है। तो ये कोल्ड वाटर आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? हॉट वाटर में।
यानी कि गर्म पानी में ये कन्वर्ट हो गया। जब ये गर्म पानी में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये अब हॉट वाटर कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जाने का मतलब ऊपर क्या जा रहा है, ऊपर जा रही है आपकी स्टीम्स, क्या जा रही हैं, हॉट वाटर ऊपर गया। ये हॉट वाटर क्या है, ये हॉट वाटर आपकी स्टीम है। स्टीम हम किसको बोलते हैं, स्टीम मतलब भाप। अब भाप ऊपर आ रही है, जब ये भाप ऊपर आ रही है, ये जो भाप ऊपर आ रही है, इसी भाप को हम क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं हम हॉट स्प्रिंग। क्या बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग। क्या बोलते हैं इसको, हॉट स्प्रिंग कह दो या गीजर कह दो, ठीक है। हॉट स्प्रिंग या गीजर एक फव्वारा सा बनता है, ठीक है। ये होता है आपका क्या, भूतापीय ऊर्जा। इस हॉट स्प्रिंग को ही हम क्या बोलते हैं, भूतापीय ऊर्जा। समझ में आया, दोबारा समझो। ये हमारा अर्थ का सरफेस है, सरफेस से नीचे आपकी क्या होती है, ये है आपका सरफेस। सरफेस के नीचे होती है हमारी सिंपल रॉक्स, और इस रॉक्स के नीचे, इस रॉक्स के नीचे अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है, यहां पर ये हॉट रॉक्स और मैग्मा होते हैं। क्या होता है, हॉट रॉक्स, या यहां पे क्या होता है, मैग्मा, ठीक है। अब जब यहां पे है ठंडा पानी, क्या हो रहा है, इन रॉक्स से नीचे आ रहा है, ये क्या है आपका कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर जब नीचे आ रहा है, नीचे जाके मैग्मा के साथ होकर क्या बन रहा है, वो हॉट वाटर बन रहा है। अगर कोई भी पानी गर्म होता है तो उसमें से भाप निकलती है, और जब ये भाप यहाँ से इस सरफेस से बाहर निकलती है तो एक फव्वारा सा बन जाता है। यही फव्वारा आपकी क्या होती है, भाप होती है, और इसी भाप को हम क्या बोलते हैं, भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी भाप को हम भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। आई गेस आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि भूतापीय ऊर्जा आपकी क्या होती है, ठीक है, समझ में आ गया। जहां पर ये जो आपकी यहाँ पे क्या है, ज्वालामुखी की दरारें हैं, इन ज्वालामुखी की दरारों में कोल्ड वाटर जा रहा है और वहां पे जियोथर्मल ज्यादा होता है। यहाँ पर क्या ज्यादा होता है, जियोथर्मल होता है, ठीक है। जियोथर्मल ज्यादा होता है जिसकी वजह से भाप ऊपर आती है, वही क्या होती है, आपकी भूतापीय ऊर्जा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपका जैसे मणिकरण हो गया। मणिकरण कहाँ पर हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश का मणिकरण हो गया। या बद्रीनाथ का देखो, बद्रीनाथ में भी तो है, बद्रीनाथ में आपका तप्त कुंड है जो, ठीक है। या हरियाणा में आपका सोहना कुंड है, ठीक है। हरियाणा में आपका क्या है, सोहना कुंड है, सोहना में ही है। अगर हम फॉरेन की बात करें, भारत अदर कंट्री की बात करें, तो जैसे आपका येलो स्टोन है, येलो स्टोन कहाँ पर है, यूएसए में है। कहाँ पर है येलो स्टोन, यूएसए में है। या आपका जो आइसलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, ये भी क्या है, भूतापीय ऊर्जा के आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो देखो जैसे इससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किससे होती है, भूतापीय ऊर्जा से ही होती है। हम क्या कह सकते हैं, बिजली उत्पादन किससे होता है, भूतापीय ऊर्जा से होता है। घर गर्म करना, घर गर्म करते हैं हम, गर्मी सर्दियों में हीटर लगाते हैं, वो भी क्या है, भूतापीय ऊर्जा हो गया। या आपकी ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर होगी, ग्रीन हाउस खेती होगी, ये भी क्या है, भूतापीय ऊर्जा के ही आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये लगा के चलो कि इसके एडवांटेज क्या है, क्या एडवांटेज हैं। अगर हम इसके लाभ की बात करें भूतापीय ऊर्जा की, तो सबसे पहले जो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा है, बेनिफिट होता है इसमें, प्रदूषण कम होता है इससे, प्रदूषण कम होता है। पर इसकी कुछ बाउंड्रीज भी है, हर जगह ये आपको उपलब्ध भी नहीं होता और इसकी लागत भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि जियोथर्मल क्या है, ऊर्जा है, वह ऊर्जा है पृथ्वी के अंदर से हमें एक गर्म ऊष्मा प्राप्त होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जियोथर्मल बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, जियोथर्मल। आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया कि जियोथर्मल होता क्या है। पानी नीचे जाता है, मैग्मा से पानी गर्म होता है और भाप बनकर ऊपर आता है, इसी को हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल। तो देखिए भूतापीय कारक वे कारक हैं जो पृथ्वी की आंतरिक उष्णता, स्थल रूप यानी कि जो आपकी लैंडफॉर्म और भू आकृतिक विशेषताओं से संबंधित होते हैं। ये कारक किसी भी क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी, जल प्रवाह, वनस्पति और जीव जंतुओं को गहराई से प्रभावित करते हैं। अगर हम मेजर जियोथर्मल फैक्टर्स की बात करें तो आपका क्या आता है, जिसको हम बोलते हैं ऊंचाई, एल्टीट्यूड।
अब जो एल्टीट्यूड है इसका वो क्या होता है, कैसे होता है, एलिवेशन जिसको हम बोलते हैं, एल्टीट्यूड का ही मीनिंग क्या होता है बेटा, जो आपका सी लेवल है, बेटा तो क्या कह रही हूँ, भाई बहन ही हो आप मेरे, सी लेवल है, मान लो ये हमारा सी लेवल है, ये हमारा सी है, ये सी लेवल है, ये हमारा पानी है, ठीक है, ये क्या है, सी लेवल है, यानी कि समुद्र की सतह है, समुद्र तल है, यहां से किसी भी स्थान की ऊंचाई, मान लो ये आपकी लैंड फॉर्म है, ये आपकी क्या है, धरती है, ये क्या है, हमारी धरती है, क्या है, ये हमारा सरफेस है। इसका मीनिंग क्या होता है, सी लेवल से जो भी हमारा सरफेस का एरिया होता है, यही क्या होता है, आपका एल्टीट्यूड होता है। सी लेवल से किसी स्थान की ऊंचाई ही क्या होता है, आपका एल्टीट्यूड होता है। क्या होता है, एल्टीट्यूड, जिसको हम ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट अबायोटिक कारक होता है। कौन सा कारक होता है, ये अबायोटिक कारक होता है आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, अबायोटिक फैक्टर होता है ये एक अबायोटिक फैक्टर। क्वेश्चन आ जाए कि क्या एल्टीट्यूड या जियोथर्मल एक बायोटिक फैक्टर है या अबायोटिक फैक्टर है, तो हम इसको क्या कह देंगे, ये अबायोटिक फैक्टर है, यानी कि एक ये भौतिक कारक है। क्या है, ये भौतिक कारक है, ठीक है, जो जलवायु, वनस्पति और जीवों को प्रभावित करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई को ही हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके टेम्परेचर पर, ठीक है, टेम्परेचर पर, तापमान पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। लगभग यहां से अगर इसका डिफरेंस 165 मीटर दर से कम है, अगर 165 मीटर है तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की क्या होती है, कमी आती है। यानी कि समुद्र लेवल से हम जितना ऊपर जाते जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता रहता है। यही रीजन है कि जब हमारे जो ठंडे एरियाज हैं, जैसे आपका शिमला है, ठीक है, या हमारी क्रोहो पीक लगा लो, कोई भी लगा लो, पहाड़ी एरिया है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वो क्या होता है, ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि सी लेवल से अगर हम 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते जा रहे हैं, 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस, फिर कितना आ गया, 230 मीटर पे हम क्या करें, 230 तो क्या होगा, 330 मीटर पे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया। ऐसे ऐसे 1-1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता रहता है सी लेवल से। इसी वजह से वो ठंड क्या हो जाते हैं, क्षेत्र क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, ठीक है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल शिमला ले लो, ठीक है, आपकी हिमालय रेंज कोई भी ले लो, आप कोई भी एरिया ले लो, ठीक है। और मैदानी क्षेत्र हमारे गर्म होते हैं, इसी वजह से मैदानी क्षेत्र गर्म क्यों होते हैं, क्योंकि सी लेवल से वो ज्यादा ऊंचाई पे नहीं होते, लेकिन जो हमारे हिल स्टेशन है वो ऊंचे होते हैं तो वो ठंडे होते हैं। इस पर फिर क्या होता है, वायु दाब पर प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब क्या होता रहता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है तो वायु दाब उतना ही हमारा जो एयर प्रेशर होता है, वायु दाब जो आपका एयर प्रेशर होता है वो कम होता जाता है। तभी हम हिल स्टेशन पे जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की कमी फील होती है, हमें सांस लेने में कठिनाई होती है, हमारे कान सुन हो जाते हैं, ठीक है, जैसे पर्वतारोहियों को ऑक्सीजन की कमी होती है फील। दूसरा क्या होता है, वर्षा पर प्रभाव पड़ता है। पर्वतीय ढालों पर यही रीजन है कि पर्वतीय ढालों पर वर्षा ज्यादा होती है और लिवार्ड साइड पर वर्षा कम होती है। लिवार्ड साइड क्या होती है, जो आपकी लोअर साइड्स होती हैं, जो समतल मैदान होते हैं। और वनस्पति पर तो देखो भाई अभाव पड़ेगा ही, ऊंचाई के अनुसार वनस्पति हमेशा तेज होती है। जैसे आपका उष्णकटिबंधीय वन है तो वहां पर वनस्पति क्या होगी, उष्णकटिबंधीय वन में वनस्पति क्या होती है, कम होती है। किस पे, उष्णकटिबंधीय वनों में। अगर आपके शंकुधारी हैं, शंकुधारी में आपके वन कैसे होते हैं, मीडियोटर से होते हैं, मध्यम से वन होते हैं। लेकिन आप अधिक ऊंचाई पे चले जाओगे तो आपको अल्पाइन घास मिलेगी। क्या, कौन सी घास मिलती है, अल्पाइन घास। अल्पाइन घास की ऊंचाई ज्यादा होती है, ठीक है, तभी वहां पे हमें कौन सी घास देखने को मिलती है, कौन सी वनस्पति देखने को मिलती है, अल्पाइन घास देखने को मिलती है। जीव जंतुओं पर भी प्रभाव पड़ता है भाई, विशेष ऊंचाई के अनुसार अनुकूल जीव ही मिलेंगे। जैसे आपके हिल स्टेशंस पे जाओगे तो आपको याक देखने को मिलते हैं, हिम तेंदुआ देखने को मिलते हैं, अधिक ऊंचाई की वजह से ही है वो। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप एल्टीट्यूड को डिफरेंस में लेके आओ तो अगर आपका जो लो एल्टीट्यूड है
लो एल्टीट्यूड, लो एल्टीट्यूड यानी कि कम ऊंचाई, ये समुद्र तल के पास होती है, ठीक है, समुद्र तल के ये पास होती है। मीडियम एल्टीट्यूड देखो, आपका जो मीडियम एल्टीट्यूड होगा ये आपका पहाड़ी क्षेत्र हो गया। अगर हम हाई एल्टीट्यूड की बात करें, हाई एल्टीट्यूड आपका कहाँ होगा, जो आपके ऊंचे ऊंचे पर्वत हो गए, यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान और वायु दाब कम हो जाता है, यही आपके एल्टीट्यूड का मीनिंग है इसमें, जियोथर्मल में। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, पहाड़ों पर तापमान कम होता है और वर्षा अधिक होती है। ऊंचाई बदलने से वनस्पति भी बदलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पर्वतीय जंगल हैं, चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं, अल्पाइन घास देखने को मिलती है ज़्यादा ऊंचाई पे। फॉर एग्जाम्पल, हिमालय की ऊंचाई अधिक है तो वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा वातावरण देखने को मिलता है, ठंडा वातावरण देखने को मिलता है। अगर हम लैटिट्यूड की बात करें, यानी कि आपके अक्षांश की बात करें, तो देखो लैटिट्यूड में क्या आ जाता है जियोथर्मल फैक्टर में, आपका भूमध्य रेखा है, ठीक है, मान लो ये हमारी अर्थ है, ये आपकी क्या है, भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर क्या होती है, हमारी भूमध्य रेखा होती है। जो आपकी इक्वेटर लाइन है, इससे अगर चाहे आप नॉर्थ साइड ले लो या साउथ साइड ले लो, जो ये कोणीय दूरी है ना, ये कोणीय दूरी, ठीक है, इसी कोणीय दूरी को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। इसको हमेशा हम क्या डिग्री में मापते हैं, जैसे ये 0 डिग्री है, फिर जैसे आपकी कर्क रेखा आ गई, आपकी अंटार्कटिक रेखा आ गई, आर्कटिक रेखा आ गई, फिर आपकी मकर रेखा आ गई, अंटार्कटिक आर्कटिक रेखा आ गई, ये सब क्या है आपकी, ठीक है। जैसे 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हमारा नॉर्थ हो गया, 90 डिग्री साउथ हो गया, ठीक है, जिसको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। ये क्या है, ये सारे आपके क्या हैं, लैटिट्यूड्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको हम, लैटिट्यूड, ठीक है, समझ में आ गया। हम इनको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, यानी कि जो आपके अक्षांश हैं, इनको हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो, भूमध्य रेखा से किसी स्थान की उत्तर या दक्षिण दिशा में दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, अक्षांश। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, 180 हैं, कितनी है, 180 हैं, ठीक है। अभी देखो 0 डिग्री क्या होती है, आपकी अक्षांश रेखा होगी। 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या होगी, आपकी कर्क रेखा होगी, ठीक है। 23.5 डिग्री साउथ क्या होगी, आपकी मकर रेखा होगी। 66.5 डिग्री क्या होगी, आपकी नॉर्थ आर्कटिक वृत्त हो गया, क्या हो गया, आर्कटिक वृत्त हो गया। 66.5 डिग्री साउथ क्या हो गया, आपका अंटार्कटिक वृत्त हो गया। ये समझा भी चुकी हूं मैं आपको। और ये तो आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ही 90 डिग्री पर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। लैटिट्यूड का हमारी जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो हमारा ये भूमध्य रेखा है, हमारी भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के जो आसपास का एरिया है, यहाँ पर क्या सनलाइट सीधी पड़ती है, सनलाइट सीधी पड़ती है, तो जो आपके उच्च अक्षांश होते हैं उन पर सनलाइट कैसी पड़ेगी, तिरछी ही जाएगी ना, ऐसे तिरछी जाएगी, तिरछी जाएगी, ठीक है, सीधी नहीं पड़ेगी, तिरछी जाएगी। जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया है वो कैसा है, उष्णकटिबंध है, जिसकी वजह से अधिक वर्षा होती है। ध्रुवीय क्षेत्र कैसे होते हैं, हमारे शुष्क होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया इतना। जैसे आपका जो मैंने ये समझाया था आपको जब हमने लास्ट लेक्चर किया था, कि आपका जो ये वाला एरिया है, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच वाला एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंध बोलते हैं। इससे ऊपर का जो एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया है, जो आपका आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ये तो कैसा है, उष्णकटिबंध होता है। कैसा होता है, उष्णकटिबंध होता है। ये वाला जो एरिया है इसको, और इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, समशीतोष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समशीतोष्ण बोलते हैं। और जो आपका इससे ये ऊपर वाला एरिया है, कलर चेंज कर देती हूँ,
जो ये आपका ऊपर वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इन एरिया को बोलते हैं हम शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अक्षांश सूर्य किरणों की तीव्रता तय करते हैं, इसलिए जलवायु को भी ये प्रभावित करते हैं। तो देखिए हम किस पे आ गए थे? लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश पर। भूमध्य रेखा के आसपास तापमान अधिक होता है, ध्रुवों की ओर तापमान कम होता है, तभी वहां पे बर्फ ही बर्फ है। जैव विविधता अक्षांश के अनुसार बदलती है। जैसे आपका इक्वेटर कैसा है? गर्म है, भूमध्य रेखा गर्म है, और पोल्स हमारे क्या होते हैं? ठंडे। फिर हमारा नेक्स्ट फैक्टर कौन सा आ जाएगा? स्लोप ऑफ लैंड। अगर हम भूमि की ढाल की बात करें, स्लोप कैसा होता है? स्लोप ऐसा होता है ना, ये होता है ना स्लोप। और एल्टीट्यूड क्या होता है हमारा? एल्टीट्यूड ये होता है 90 डिग्री पे, ठीक है। और स्लोप हमारा कैसा होता है? ऐसे तिरछा होता है, ठीक है। एल्टीट्यूड ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल, इस चीज को याद रख लेना, ठीक है। चाहे ऐसे भी हो तो भी ये 90 डिग्री ही मेजर होगा, ठीक है। स्लोप का मीनिंग ही क्या है? भूमि की ढाल की बात करें, स्लोप ऑफ लैंड की बात करें, तो स्लोप का अर्थ ही क्या होता है? भूमि की ढलान या झुकाव, यानी कि जमीन कितनी सीधी है या तिरछी है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। ये एक टोपोग्राफिक कारक है, रीजन है, टोपोग्राफिक फैक्टर है हमारे जियोथर्मल का, जो मिट्टी, जल, कृषि और वनस्पति को प्रभावित करता है। सिंपल लैंग्वेज में हम करें तो भूमि की ढाल को ही हम क्या बोलते हैं? भूमि की ढाल को ही हम स्लोप कहते हैं। ये ढाल कैसा हो सकता है? या तो आपका जेंटल, जो आपका स्लोप है, ये स्लोप या तो आपका जेंटल स्लोप हो सकता है। जेंटल स्लोप क्या होता है? जेंटल स्लोप होता है हल्की ढाल हो, बिल्कुल हल्की सी ढाल हो, ठीक है। जमीन कम झुकी हुई हो, जिसमें हल्की सी ढाल होती है, ये कृषि के लिए काफी अच्छा होता है, खेती बहुत अच्छी होती है। यानी कि जो आपके मैदानी क्षेत्र हो गए, मैदानी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? जेंटल स्लोप बोलते हैं। फिर एक होता है आपका कौन सा? स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप क्या होता है? स्टीप स्लोप को हम बोलते हैं तेज ढाल। तेज ढाल, जमीन ज्यादा झुकी हुई, यहां पर क्या होता है? मृदा अपर्दन ज्यादा होता है, यहां पर मृदा अपर्दन ज्यादा होता है। मृदा अपर्दन यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पर्वत, हमारी हिल्स, ठीक है, दो प्रकार के ही होते हैं हमारे स्लोप, जेंटल स्लोप और स्टीप स्लोप, ठीक है। जेंटल स्लोप आते हैं जिसके जो आपके मैदानी क्षेत्र होते हैं, और स्टीप स्लोप वो होते हैं जो आपके पर्वत एरिया हो, ठीक है। तो जैसे देखो भाई, तेज ढाल है तो पानी तेजी से, अगर इतना तेज ढाल है, अगर ढाल इतना तेज है तो पानी यहां आएगा तो पानी तो फटक दनी से नीचे चला जाएगा, ठीक है। पानी तेजी से बहता है। हल्की ढाल पे मैदानी क्षेत्र है तो पानी रुकेगा। मिट्टी का भी प्रभाव, अगर तेज ढाल है तो मिट्टी अपर्दन ज्यादा होगी, और हल्की ढाल है तो उपजाऊ मिट्टी बनेगी। कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो हमारी हल्की ढाल होती है वहां पे आसानी से खेती होती है, और तेज ढाल पे हम क्या बनाते हैं? हम स्टेप्स बनाते हैं, स्टेप्स पे खेती करते हैं। वनस्पति पे क्या प्रभाव पड़ता है? भाई ढाल के अनुसार पौधों का प्रकार बदलता रहता है। जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल ले ले हम, कि नीलगिरी पहाड़ियों में चाय के बागान है, या आप आसाम साइड चले जाओ, हमारी ईस्टर्न साइड चले जाओ, चाय के बागान देखने को मिलेंगे। वहां पे आपको सीढ़ी नुमा खेती देखने को मिलेगी। हिमालय में सीढ़ी नुमा खेती देखने को मिलेगी। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो, स्लोप क्या है? ढाल है। ढाल भूमि की झुकाव अवस्था है जो जल प्रवाह और मिट्टी को प्रभावित करती है। ढाल जितनी अधिक होगी, पानी का बहाव भी उतना तेज होगा। ढाल पर मिट्टी कम टिकती है और कटाव अधिक होता है, वही अपर्दन अधिक हो गया। ढाल की दिशा उत्तर और दक्षिण सूर्य के प्रकाश को प्रभावित करती है। अगर फिर हम बात करें कि गर्म उष्मा, हीट ऑफ अर्थ की बात करें, या जियोथर्मल हीट की बात कर लेते हैं, तो ये चीज मैं आपको समझा चुकी हूं, ठीक है। गर्म उष्मा आपको मैं समझा चुकी हूं कि गर्म उष्मा कैसे बनती है, ठीक है। इंटरनल हीट ऑफ अर्थ या जियोथर्मल हीट मैं आपको समझा चुकी हूं कि कैसे बनती है, ठीक है। ज्वालामुखी गतिविधियां, जैसे गर्म पानी के झरने हो गए, हॉट स्प्रिंग्स हो गए, या आपके गीजर हो गए, या मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूं। ये सभी भूमि के तापमान, मिट्टी की उर्वरता और जैविक जीवन पर प्रभाव डालते हैं। अगर हम और भी बात करें तो जैसे आपका मणिकर्ण हो गया, गर्म पानी के झरने, आइसलैंड हो गया, गीजर व जियोथर्मल एनर्जी यहां से हमें मिलती है। फिर अगर हम बात करें किसकी, ठीक है, ये क्या क्या प्रभाव डालते हैं? हमारी जलवायु पर प्रभाव डालते हैं, वायुमंडलीय चक्र को ये चलाते हैं।
जीवन के लिए जरूरी आवश्यक है। जैसे अगर आप और भी बात करो, ये चीज समझा चुकी, इससे ज्यादा मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। फिर हमारा माउंटेन्स, नेक्स्ट फैक्टर क्या आ जाएगा हमारा, माउंटेन्स, पर्वत, वर्षा के वितरण को नियंत्रित करता है, रेन शेडो इफेक्ट करता है। हवा की दिशा किससे बदलती है, हिल से ही बदलती है, उनसे टकरा के वहीं पे बारिश हो जाती है, आगे चलती ही नहीं है। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आवास बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका अरावली है, राजस्थान में रेगिस्तान बनने का रीजन ही ये है, क्योंकि जितनी भी हमारी विंड्स आती है अरावली पर्वत से टकरा के वो वहीं पे या तो मुड़ जाती है या वहां पे हल्की फुल्की वर्षा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका विंध्याचल रेंज, ठीक है। फिर देखो प्लेन्स, मैदान कैसे होते हैं, मैदान उपजाऊ होते हैं, हमेशा कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं, जनसंख्या घनत्व ज्यादा देखने को मिलती है फ्लैटलैंड्स में। नदियों के कारण जल उपलब्धता अधिक होती है, जैसे आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। नेक्स्ट फैक्टर में हम क्या बात करते हैं, वाटर बॉडीज की, यानी कि जल निकाय की। जो आपकी झील होगी, नदी होगी, सागर होगी, ये क्या करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, तापमान को नियंत्रित रखते हैं। जैसे हमारे जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, कोस्टल एरिया है, वो वहां पे क्या होती है, जलवायु मध्यम रहती है। जिस फॉर एग्जाम्पल आपका मुंबई, समुद्र की वजह से हमेशा टेम्परेचर आपको स्टेबल देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट फैक्टर क्या आ जाता है, मिट्टी कैसी है, मिट्टी के प्रकार से फसलें, वनस्पति और जीव नियंत्रित होते हैं। जैसे काली मिट्टी में कपास, भाई जलोढ़ मिट्टी में धान गेहूं हो गया, बहुत तरह की मिट्टियां हैं हमारे, ठीक है। एक बिरान माटी भी है भाई, ठीक है, जो बच्चों की हुई रहती है। तो अगर आप इसको करें तो देखिए क्या लिख रखा है, ये एक लाइन में याद रखें। भूतापीय कारक क्या होता है, पृथ्वी के स्थल रूप, आंतरिक उष्णता, ऊंचाई, ढाल, जल निकाय और मिट्टी, ये सब क्या है, हमारे जियोथर्मल फैक्टर हैं। आई गेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जियोथर्मल फैक्टर क्या है। इससे आगे का करेंगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जीवाणुओं का पर्यावरण, एनवायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छे से देख लेना भाई। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझसे कमेंट कर देना, मैं आपको सेंड भी कर दूंगी वो, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर